सही है। सही अप्रोच। Namaste to all the aspirant. My name is Aanchal Singh and I have completed my masters from Delhi University and I share the same aspiration of becoming an assistant professor. Today we are joined by Mr. Ankur Mittal who has recently cleared the HPSC assistant professor examination and he was also my batchmate. So how are you, Ankur? Good. I'm good, Okay, Anchal. so in this video, we'll discuss about like his preparation strategy and how he approached the examination, interview experience, his answer writing practice, and whatever we can, will know about it. So, Mr. Ankur, should we start now? Yes, yes. Okay, so the first question will be like, where did you complete your schooling? What was your subject in masters and like graduation also? And when did you qualify for NET? Hello everyone. Like I did my schooling from my hometown, which is a small town in Haryana, in Hisar district. It is Uklana Mandi, in the local school. मेरे लाइफ में स्कूलिंग का इतना महत्व नहीं रहा है बिकॉज मेरी जो रियल जर्नी है एकेडमिक्स की, जो भी मेरी ट्रेनिंग हुई वो मेरी ग्रेजुएशन और मास्टर्स में हुई। मैंने अपनी ग्रेजुएशन दयाल सिंह कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में किया है फ्रॉम 2019 टू 2022। और मेरा मास्टर्स रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। और उसी के दौरान मास्टर्स के दौरान ही मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया था। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैंने स्कूल में सीखी थी उनको ग्रेजुएशन और मास्टर्स में मुझे भूलना पड़ा, क्योंकि जो ट्रेनिंग हम मेरी स्कूलिंग के दौरान हुई थी वो मेरे लिए प्रोडक्टिव नहीं थी। वो एक काइंड ऑफ एक लाइबिलिटी थी। जैसे कि स्कूल में एक डिफरेंट अप्रोच थी जो एकेडमिक्स में नहीं, और या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी उस ट्रेनिंग के आधार पे तो नहीं हो सकती थी। इसलिए स्कूलिंग का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। जितना भी जहाँ भी अभी मेरा जो असिस्टेंट प्रोफेसर में बना, उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान मेरे कॉलेज का और कॉलेज के टीचर्स का रहा है, और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का रहा है मास्टर्स में। तो आपकी स्ट्रीम क्या आपने स्ट्रीम अपनी चेंज की थी लाइक आफ्टर 12th डिड यू चेंज योर स्ट्रीम फ्रॉम लाइक नो माय साइंस टू आर्ट्स? No, no, like my stream was this humanities only. I had history, political science, and geography in my schooling. But the training that was there in schooling, it was totally different. That was required in this life kind of exam. In the schooling, school में जैसे होता था कि बुक हमको एमबीडी की गाइड पकड़ा दी जाती थी, उसमें से आप क्वेश्चन रटिए। और उसमें होता था टीचर ये हम्म। करवाते थे कि आपको ये क्वेश्चन करके लाने हैं। दैट इज यूज टू बी उसको मैंने ग्रेजुएशन में सीखा कि उसको प्लेगरिज्म बोलते हैं। प्लेगरिज्म का मतलब सरल शब्दों में एकेडमिक चोरी। तो एकेडमिक चोरी में ये होता था कि हम टीचर बोलते थे कि ये क्वेश्चन कराना, हम उसको वर्ड टू वर्ड 100% सेम उतार लाते थे। दैट इज कॉल्ड एकेडमिक चोरी, जो एक बहुत स्कूल में बहुत होती है, सभी जगह आज आज भी होती है, बट दैट इज रॉन्ग अप्रोच। इफ यू आर आस्क कि आप अपने शब्दों में डिफाइन कीजिए, आप हमारा ये होता था कि हम एमबीडी की गाइड में से उसको पूरी तरह कॉपी कर लाते थे। 100% प्लेगरिज्म होता था, 100% उसको बोल सकते हैं एकेडमिक चोरी। तो वो सब चीजें थी कि भूलने में बहुत एनर्जी और बहुत एफर्ट्स रोट लगे। लर्निंग टाइप ऑफ थिंग। हाँ, रोट लर्निंग बोल सकते हैं। और वो भी रोट लर्निंग भी किसके दम पे होती थी, वो डिक होता ना, पनिशमेंट के डर से, डंडे के डर से। तो वो एक चीज थी जो मुझे भूलने में काफी टाइम लगा। दैट इज इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि स्कूल जर्नी मेरे लिए महत्व नहीं रखती है। जो मेरी ट्रेनिंग हुई है वो अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स में ही हुई है। अच्छा, तो मैंने बहुत एक लंबी लिस्ट आई हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आई विल आस्क फ्रॉम दिस ओनली। तो पहला तो मैं ये आपसे पूछूं कि आपको मोटिवेट किस चीज ने किया असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए? लाइक आपका हमेशा से टीचिंग में इंटरेस्ट था या फिर आप रिसेंटली इस तरफ इंक्लाइंड हुए? क्या आपका क्या मोटिवेशन रही इस एग्जाम को अपीयर करने के लिए? तो आई यूज टू बी, मेरा स्टार्टिंग से ही सोशल साइंसेज में इंटरेस्ट रहा है। पॉलिटिकल साइंस मैंने लिया था क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे काफी अच्छा लगा था। और एज सच मोटिवेशन तो यही था कि मुझे नई नई चीजें पढ़ना, नई पॉलिटिकल साइंस में ही थ्योरी पढ़ना,
और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना, दैट यूज टू बी इंजॉयबल थिंग फॉर मी। तो ऐसा मोटिवेशन ये नहीं था कि कोई ऐसा पर्टिकुलर मोटिवेशन हो, मुझे वो चीज़ पढ़ने में अच्छी लगती थी, मैं उस चीज़ को एक्सप्लोर करता गया। फिर एक लाइक दैट जस्ट मेरा मास्टर्स कंप्लीट ही हुआ था तो उस समय फॉर्म आ गए, आई फील, क्योंकि टीचिंग मुझे इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही लगता था, टीचिंग यूज टू बी, आई यूज टू एंजॉय टीचिंग। सो दैट्स व्हाई आई लाइक अप्लाइड फॉर इट एंड लाइकली आई got through it. ऐसा So you are पर्टिकुलर from कोई अलग, Haryana only, right? You are from या Haryana only, right? And या you are also selected by the Haryana, like हरियाणा Haryana पब्लिक Commission. सर्विस, हरियाणा पब्लिक सर्विस So कमीशन। does it have any role to play, like you are from Haryana and you are selected by the same commission? Something like if an aspirant is from other, state, so is it easier for him or difficult? Something like that. This is my actually. सबसे पहले मैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का पैटर्न बता देता हूँ एग्जाम का क्या होता है। सबसे पहले हरियाणा में आप लाइक जैसे फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद आपका पहला एग्जाम होता है एमसीक्यू बेस्ड, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग एग्जाम। उसको एक सरल भाषा में बोले तो एक प्रीलिम्स हो गया। उसमें आपके लाइक 100 क्वेश्चन होते हैं, हमारे 100 क्वेश्चन थे, उसमें से 1/4 नेगेटिव था। उसके बाद 100 एमसीक्यू थे भी, उसके आंसर हमको ओएमआर शीट पे फिल करने थे। उसके बेस पे हम लाइक जैसे हमारे 81 पोस्ट थी तो उसके 2 इंटू 81 के 2 इंटू लाइक 162 स्टूडेंट्स को मेंस के लिए बुलाया गया था। मेंस जिसको बोला जाता है स्किल सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। तो उसमें फिर जो 100 क्वेश्चन थे वो टोटली सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं हरियाणा में। जैसे मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो 100 के 100 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से थे। उसके बाद मेंस होता है, इसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, 3 आवर्स का टाइम होता है, और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो वो भी पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, वो हमको लिखने होते थे। लाइक बोर्ड एग्जाम में जैसे हम लिखते हैं क्वेश्चंस, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में उस टाइप के क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन 3 आवर्स में हमको आंसर करने थे। और उसके बाद फिर जो ये मेंस क्लियर होने के बाद हमको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सॉरी, जो प्रीलिम्स होता है उसमें 4 इंटू में बुलाए जाते हैं स्टूडेंट, लाइक 81 पोस्ट थी तो 4 इंटू का होगा 324। इतने बच्चे मेंस में बुलाए गए थे। मेंस में लाइक पोस्ट 81 पोस्ट थी, उसका 2 गुना बुलाए गए थे। तो 162 इंटरव्यू में बुलाए गए। इंटरव्यू लाइक मेंस के बाद एक था हमारा, मेंस में 35% मिनिमम क्राइटेरिया होता है एग्जाम का। तो सबसे पहले यार एक लिस्ट आई थी कि अंकुर, सॉरी यार, इधर बहुत वो हो रहा है, शोर हो रहा है, मतलब ढोल बज रहे हैं बहुत ज्यादा। मेरे को ना आवाज थोड़ी वैसी हो रही है, लाइक मैं सुनाऊं, तुमको आ रही so sorry for the little intervention in the video. So like I was there कि उसके बाद जैसे ही हमारा मेंस होता है उसके बाद लाइक वी रिक्वायर मिनिमम 35% मार्क्स इन द मेंस। तो 150 में से 35% मार्क्स हुए 52.5। तो एचपीएससी उन जिन कैंडिडेट ने लाइक मिनिमम 35% मार्क्स सिक्योर किए हैं, उसकी लिस्ट आती है। उसके बाद हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर एक लिस्ट आती है जिन बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, लाइक उसके बाद फिर इंटरव्यू की लिस्ट आती है, फिर हमको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो मेरा इंटरव्यू 21 तारीख को था। और एचपीएससी में इंटरव्यू एक लाइक बहुत ही लाइक एक फेयर इंटरव्यू होता है। उसमें ये होता है कि यू कैन नॉट टेल, आप अपना नाम नहीं बता सकते, आप अपना कहाँ से आते हैं या फिर आपने कहाँ से अपनी एजुकेशन की है, वो सब कोई भी पर्सनल डिटेल अलाउ नहीं होती है एचपीएससी के इंटरव्यू में। आपको एक आपका रोल नंबर भी नहीं पता होता, जो बोर्ड होता है इंटरव्यू बोर्ड, आपको एक रैंडम रोल नंबर दिया जाता है उस दिन के लिए, तो वो सिर्फ उस इंटरव्यू के लिए वैलिड होता है। तो इंटरव्यू का प्रोसेस ये होता है। उसके बाद ही जिस दिन लास्ट बच्चे का इंटरव्यू होता है उसी दिन शाम को एचपीएससी मार्क्स की लिस्ट निकाल देती है। उसके बाद 2-3 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है फाइनल। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ एचपीएससी। है? ओके, तो दिस इज हाउ द एचपीएससी कंडक्ट्स द एग्जामिनेशन, राइट? या तो उसके बाद मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी, हाउ लॉन्ग डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन? हाउ मच टाइम यू हैव स्पेसिफिकली गिवन फॉर दिस एग्जामिनेशन? As such, I have like my master's was completed in 2024, and I was preparing for NET because of the PhD. I was thinking about PhD, going for the PhD. So I was preparing for NET, and in like master's result came in October 2024, and I applied for this exam when the forms were reopened again.
And in February 2025, HPSC released the date of the exams. Like it, it gave the date of the exam. Like our pre was in the May 2025, around 18 or 20 May था वो. तो उसके बाद मैं नेट की प्रिपरेशन कर ही रहा था. तो ऐसे प्रीलिम्स के लिए मैंने स्पेसिफिक कोई एचपीएससी के पर्सपेक्टिव से प्रिपरेशन नहीं की थी. और आई गेव द प्रीलिम्स, आई क्वालिफाइड द प्रीलिम्स. So after that after clearing prelims, I became serious for this assistant professor exam. Then I started revising the basic books of political science, the basic syllabus of this. And that after that in अगस्त 7 अगस्त को शायद हमारा मेंस था. उसके बाद मैंने मेंस दिया. उसके बाद फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन की थी. मेंस का रिजल्ट आने के How much you scored in prelims? बाद आई डोंट रिमेम्बर टू बी ऑनेस्टली. How आई many अभी questions were there in prelims? Did you tell 100 this before? 100 100. Acha, 100 questions were there. Okay. So I basically you started, getting serious after clearing the prelims exam, right? Yes. So the next question will be like, what was the hardest part of this examination? Somewhere you felt very like difficult or very something very annoying, where you felt like, no, it is not like what I expected or something. Did you face any kind of difficulty during this examination? This is my question. एज सच कोई डिफिकल्टी इस टाइप की नहीं थी. प्रीलिम्स में हैबिचुअल था. प्रीलिम्स की नेट के एग्जाम काफी बार दिए थे. तो प्रीलिम्स में इट वाज ए नॉर्मल प्रोसेस फॉर मी. मेंस में ये था कि मेंस में एज सच यूनिवर्सिटी के एग्जाम काफी बार दिए थे. तो एज सच बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेरा फर्स्ट टाइम था, सब्जेक्टिव एग्जाम. तो उसमें ये था कि यूनिवर्सिटी में वी ऑल नो कि दिस इज a particular syllabus, these many questions are going to come, 4 or 5 questions यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं. Mm-hmm. बट यहाँ पे चैलेंज ये था कि एक तो फर्स्ट टाइम एचपीएससी सब्जेक्टिव एग्जाम करवा रही थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए. तो देयर वाज नो कोई पास ईयर क्वेश्चन नहीं था. ऊपर से ये था कि Mm-hmm. 15 क्वेश्चंस पर डे एंड 3 आवर्स. यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी 3 आवर्स होते हैं और 15 क्वेश्चन होते हैं. तो चैलेंजिंग ये था कि एक्चुअली मेरी राइटिंग स्पीड थोड़ी कम है और इतनी सुंदर राइटिंग भी नहीं है मेरे. तो मेरे लिए वो एक कंसर्न था कि माई राइटिंग इज नॉट दैट फास्ट. मेरी राइटिंग इतनी अच्छी भी नहीं है, सुंदर भी नहीं है. तो मेरे लिए कंसर्न था. और ऊपर से कंसर्न था कि मेंस में के मई में तो मेंस था ही. 2 जून को आई थिंक हमारा रिजल्ट आया था. तो जून और जुलाई, तो 2 महीने का हमारे पास टाइम था मेंस की प्रिपरेशन के लिए. तो लाइक आई मैंने स्ट्रेटेजी ली थी. तो बहुतों ने बोला था कि प्रैक्टिस आंसर राइटिंग क्वेश्चंस. बट मैंने उस चीज को इतना सीरियसली लिया नहीं. मैंने जैसे अपने कंटेंट पे ध्यान दिया. मैंने आई प्रिपेयर्ड माई रिवाइज माई नोट थरली. सो मैंने एज सच एग्जाम्स के 2 दिन पहले एक या दो क्वेश्चन लिख के देखा था. टू बी ऑनेस्टली बहुत लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने ऐसा किया था. बोलेंगे कि झूठ बोल रहा Actually, है. nobody बट will believe because या मैंने मेंस की राइट आंसर राइटिंग प्रिपरेशन इतनी ज्यादा नहीं की. एक या दो क्वेश्चन लिख के देखा था. वो भी इसलिए देखा था कि एक सीट पे कितने वर्ड्स मैं लिख पाऊंगा और कितनी देर में लिख पाऊंगा. तो मैंने मेंस की स्ट्रेटेजी ये बनाई थी कि आई 15 क्वेश्चन, मुझे इतना टाइम एक क्वेश्चन के लिए मिलेगा. और मैं सिर्फ ये नहीं देखूंगा कि एक क्वेश्चन मुझे कितना आता है कितना नहीं आता. मैं जस्ट ये करूंगा कि इतना टाइम मुझे इस क्वेश्चन के लिए मिला है, मैं इतना ही दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा. तो मैंने ये सोचा था. Mhm. और वो एक प्रिपरेशन से मुझे पता चल गया था कि कितने पेज में लिख पाऊंगा. तो वो एचपीएससी में 4 क्वेश्चन एक पेज के लिए मिलते हैं. आई 15 क्वेश्चन थे मेरे. तो मैंने 10-12 क्वेश्चन में अराउंड 3.5 पेजेस लिखे थे. उसके बाद 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने 2.5-3 पेज लिखे थे. और एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने दो दो के पेज के आसपास लिखे थे. क्योंकि वो एक तो था ना कि एचपीएससी में एक तो क्वेश्चन हमको पता नहीं थे कि किस टाइप के आएंगे. और एक क्वेश्चन थे जो एचपीएससी के, वो बहुत अच्छे, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे. ऐसा कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं थे. बहुत कंसेप्चुअल क्लैरिटी थी और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे हमारे मेंस में. तो आई इंजॉय दैट बिकॉज मेरी ट्रेनिंग उसी टाइप की हुई थी ग्रेजुएशन और मास्टर्स में. तो आई वॉज आई डिड एंजॉय दोस क्वेश्चन. बट एक दो क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. जैसे हमारा एक मनरेगा पे क्वेश्चन आया था. एस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आएगा. तो इसलिए वो एक क्वेश्चन पुअर गया मेरा. बाकी ओवरऑल इट वाज गुड एग्जाम. Okay.
सो सिंस यू आर आंसरिंग अबाउट ये मेंस का, तो मेरे को ये बताओ कि मेंस में क्या एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना इम्पोर्टेंट होता है, लाइक इंट्रोडक्शन और आपका बॉडी एंड देन कंक्लूजन, इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करना इम्पोर्टेंट होता है? कि आपने फॉलो किया था या फिर आपने ऐसे लिखा था जिस हिसाब से बन रहा था? मीन्स कि यू आस्क एवरी कैंडिडेट वुड हैव देयर ओन स्ट्रेटेजी, सबकी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। मैंने ये नहीं देखा था कि ऐसा हार्ड एंड फास्ट, तो फास्ट नहीं किया था कि मेरा इंट्रोडक्शन ये होगा, बॉडी ये होगा, या कंक्लूजन ये होगा। मैंने क्वेश्चन देखा, जो क्वेश्चन की डिमांड थी, कोर डिमांड थी, मैंने उसको टैकल किया, ना कि हार्ड एंड फास्ट बॉडी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ये सब देखा। मैंने जो क्वेश्चन में पूछा गया था और जितना मेरे पास टाइम था, मैंने उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखा। और तो आपने क्या मेंस में ऐसा डायग्राम्स भी वगैरह होता भी है। इंक्लूड किए थे? नहीं नहीं, मैंने डायग्राम डायग्राम्स। वगैरह ये सब नहीं नहीं, मैंने फ्लो चार्ट डायग्राम ये सब नहीं किया था। ये सब लाइक यूपीएससी में यूज करते हैं स्टूडेंट्स, बट मैंने इसमें नहीं किया था। और मेंस में ये भी होता है कि जैसे एक क्वेश्चन था, इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इन कंटेक्स्ट ऑफ लाइक पाकिस्तान एंड पहलगाम अटैक। So, like during my masters, I had paper on Pakistan and the world, and I had read a full-fledged book on this India's nuclear doctrine and presented a presentation in my MA class. But I could not recall that book and that presentation in this question, and it was not. It was hardly in 1.5 year that I gave that presentation. So मेंस में ऐसा होता है काफी बार कि आपने जो पढ़ा हो वो एक रिकॉल करने वाली एक इश्यू होता है। तो मेरे साथ ये लाइक मैंने बताया कि ऐसा हुआ था। तो दीज थिंग्स हैपन मेंस में। ऐसा आपने बहुत बार पढ़ा होगा तो वो आपको रिकॉल याद नहीं आता कई बार। तो एंड ये डायग्राम्स वगैरह इसी पे। मैंने नहीं बनाए थे। हम्म या हम्म हम्म हम्म। तो इसी पे मेरा काउंटर क्वेश्चन ये होगा कि करंट अफेयर्स का कितना इम्पोर्टेंस है, लाइक हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड द करंट अफेयर्स इन योर आंसर्स इफ यू आर राइटिंग ये मेंस का एग्जामिनेशन तो? सो लाइक इन दैट, जैसे कि मेरा न्यूक्लियर वाला क्वेश्चन था, उसमें करंट का करंट थिंग्स वर इम्पोर्टेंट बिकॉज पहलगाम अटैक वाज रिसेंट, इंडिया ऑपरेशन सिंदूर वाज रिसेंट। So I added हम्म। that context, and the question was asked in that, like in that context also. So yeah, you should read about current affairs specific to your topic, because questions can be asked in that specific context. लाइक द सिलेबस दैट दे हैव मेंशन्ड उसमें करंट अफेयर्स को इंक्लूड करना चाहिए, राइट? Yes, yes. Although syllabus में current का ऐसा particular reference नहीं होता, but you should be aware about the contemporary एंड यू debates शुड in your ऑब्वियसली subject. यूज एआई वगैरह की, लाइक रिलेट करके। अच्छा, ये क्वेश्चन आई हैव आल्सो आई हैव टू आस्क दैट एआई वगैरह का कुछ आपने यूज किया था अपने प्रैक्टिस के लिए या प्रिपरेशन के लिए? नहीं, ऐसा आई डिड नॉट लाइक, मैंने ऑलरेडी बताया कि मैंने इतनी ऐसा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी। तो हम्म। ऑल्दो मैंने इतना प्रैक्टिस नहीं किया था एआई, लाइक नहीं, ये एआई वगैरह नहीं देखा था। सिंस यू वर नॉट प्रैक्टिसिंग फॉर आंसर राइटिंग, तो आप मेंस का प्रिपरेशन कैसे कर रहे थे? लाइक केवल स्टडी मटेरियल पढ़ के क्वेश्चंस, कैसे, मतलब व्हाट वाज योर अप्रोच इफ यू वर माई नॉट अप्रोच प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग? my approach towards means was that I was revising the basic books that I have read, and the basic I used to, while like I'm walking or doing some like extra stuff, I used to listen certain lectures on YouTube. Like, they are very good lectures on the subject, our subject. There are a lot of playlist. One playlist is developed by IIT Kanpur, that is Swayam Prabha channels. I'll share those playlists in my Telegram, which you will find in the description of this video link. So, I used to listen those things that helped me a lot, because that helped me in revising those basic topics of the subject. Although they did not help me directly, but उन्होंने मुझे indirectly help किया. सो कुछ स्टडी मटेरियल आप मेंशन करना, लाइक स्पेसिफिक बुक्स वगैरह, इफ यू वांट टू मेंशन, लाइक ये आप करना ही करना चाहिए फॉर प्रीलिम्स और फॉर Basic मेंस व्हाटएवर? basic books is same for everyone. It was same for me. Like, either political theory के लिए we read Andrew Hewitt political theory, or we read Ashokacharya and Professor Rajiv Bhargava book political theory and internet. That is basic book we all study. Apart from these, I read Will Kimley ka contemporary political philosophy during my graduation days.
And for IR, I read this Ballis and Smith, Globalization of World Politics, and that one another book. Uh, there's also one other, no? And so like these basic book, Henry Haywood we have, also has IR book. Henry yeah, Haywood का yeah, yeah. Global I also Politics, I read that. guess. Yes, Andrew Haywood and Globalization of World Politics, and one more book that is was also taught us during masters. मास्टर्स के दौरान भी पढ़े, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट बुक। सो बेसिक बुक्स तो सभी पढ़ते हैं, वही मैंने पढ़ी थी। एज सच करना ही पड़ेगा। पॉलिटिकल, या बेसिक बुक्स यू हैव टू रीड प्रॉपरली। ओके। And one more thing, सो like my medium was English during my graduation and during my masters. My whole training is in English. जो भी ट्रेनिंग मेरी हुई है वो पूरी इंग्लिश में हुई है। तो लाइक मटेरियल मेरे लिए हमारे लिए कंस्ट्रेंट नहीं होता है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। मटेरियल की ऑब्वियसली। इशू हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आता है, क्योंकि हिंदी मीडियम में लाइक जो स्टैंडर्ड बुक्स जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाती है उनका हिंदी, काफी बुक्स का ट्रांसलेशन नहीं है हिंदी में। जैसे मुझे नहीं लगता ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स का ट्रांसलेशन है हिंदी मीडियम में। हाँ, नहीं तो होगा, नहीं दीज होगा। कंसर्न्स आर फॉर हिंदी मीडियम। बट इंग्लिश में, मेरा मीडियम इंग्लिश था, मेरी ट्रेनिंग पूरी तरह इंग्लिश में हुई है, तो मुझे ये दिक्कत नहीं थी। एंड आई एम कंफर्टेबल विद तो इंग्लिश। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि लाइक क्या, किस तरीके की बुक्स, कुछ भी सो आपको। सी, लेकिन अभी तो काफी बुक्स का ट्रांसलेशन आने लगा है। जैसे कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल फिलोसफी बाय रिटन बाय विल किमली का इज ट्रांसलेटेड इन हिंदी बाय लाइक आवर प्रोफेसर प्रोफेसर कमल एन चौबे। एंड हिंदी में भी जो पॉलिटिकल थ्योरी बाय अशोकाचार्य एंड राजीव भार्गवा, वो भी उन्हीं के द्वारा ट्रांसलेट की गई है। एंड वन मोर बुक दैट इज Rawls Theory of Justice, that is also translated. And there are many books that is now being translated in Hindi, and there are good publications coming in Hindi too. So like हम्म। you can refer those books. And one more thing, जैसे IIT कानपुर ने जो अपनी प्लेलिस्ट बनाई है वो हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। These are very good lectures. The teacher who is giving those lectures is paid 10,000 for one lecture. So this is a good content developed by good faculty. So you can, आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, बहुत अच्छे लेक्चर हैं और 1 1 आवर्स के लेक्चर हैं। तो ऑल्दो वो एक आपको बेसिक आइडिया अपने टॉपिक का दे देंगे, बट दैट इज गुड। ओके। सो अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपका जो इंटरव्यू है उसका एक्सपीरियंस कैसा था, बिकॉज हमने प्रीलिम्स के बारे में डिस्कस कर लिया, मेंस के बारे में भी ऑलमोस्ट हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। नाउ विल कम टू प्रीलिम्स, सॉरी मेंस, सॉरी इंटरव्यू। इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस था आपका, और इंटरव्यू में इज इट मोर अबाउट पर्सनालिटी और सब्जेक्ट ड्रिवन, कि आपकी पर्सनालिटी पे ज्यादा फोकस होता है या आपकी सब्जेक्ट नॉलेज पे ज्यादा फोकस होता है? So my interview was 21st morning, last day, and there were हमारे पॉलिटिकल साइंस में 3 बोर्ड बने थे इंटरव्यू के लिए। मेरा बोर्ड नंबर 3 में था। तो मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो टोटली कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। कोई भी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं था, कोई भी करंट से क्वेश्चन नहीं था, और कोई भी लाइक हरियाणा जीके का क्वेश्चन नहीं था, हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन। मेरे बोर्ड में लाइक मेरे बोर्ड में जो भी और अदर कैंडिडेट थे उनसे नहीं पूछा गया था। तो मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड थे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। वो मुझे वो अच्छे क्वेश्चन भी लगे और उनका मैंने अच्छे से जवाब दिया। एंड आई गोट वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू टू। ओके। सो ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक लाइक जो आपने नोटिस की हो, दैट आई डिड दैट थिंग, जो आप अवॉइड कर सकते थे, आप बताना चाहें कि एस्पिरेंट्स को कि आप ये अवॉइड करें जहां तक हो पाए? इट कैन बी रिगार्डिंग एनीथिंग, इट कैन बी रिगार्डिंग प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सो इसी कॉमन मिस्टेक्स दैट वी डू, लाइक कुछ होते हैं कि एक तो है कि बी ऑनेस्ट रहिए आप। जैसे मुझे था, मुझसे जो डेमो लिया गया उसमें मैं बहुत बेसिक चीज भूल गया था। तो उसके बाद जो मेंबर्स थे बोर्ड में उन्होंने मुझे याद दिलाया। देन आई हम्बली सेड मैम रियली सॉरी मैम, आई फॉरगॉट दिस थिंग। सो एक तो चीज है, मैं लाइक ऑनेस्ट रहिए। क्योंकि दे आर सो मच एक्सपीरियंस पर्सन, मेंबर्स आर like very experienced. They will realize that you are speaking lie, and there's also a psychologist, trained psychologist there in interview panel. So they will realize that you are lying. So don't like lie, be confident and honest answer दीजिए। यदि नहीं आता humbly से, सर नहीं आता है।
और एक जैसे डेमो मुझसे लिया गया था, तो डेमो में आप सिर्फ टॉपिक मैंने जैसे था कि डेमो में मेरे साथ ये हुआ कि आई फॉरगॉट आज डेट क्या है उस दिन, जब 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 इंटरव्यू दे रहा था। दिस इज बेसिक हाँ थिंग ऐसा दैट आई होता है। फॉरगॉट, ऐसा होता है। तो लाइक डोंट वरी, और मैंने टॉपिक का नाम लिखा, उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा। तो ट्राई टू राइट सर्टेन थिंग्स ऑन द बोर्ड टू व्हाइल टीचिंग, गिविंग डेमो। एंड टू बी ऑनेस्ट दिस, मुझे यही लगा कि ऑनेस्ट रहिए, they will like if you are honest they will give good marks. और was your interview bilingual or like in English only? My they asked me question in bilingual, हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे गए थे, बट हाँ मैंने भी आंसर लाइक बाइलिंगुअल ही दिया था। बट लाइक मैं ये डिसाइड करके गया था कि मैं उसी भाषा में आंसर दूंगा जिस भाषा में उससे क्वेश्चन पूछेंगे। बट डिसाइड मैंने किया था, बट जैसे ही मैं इंटरव्यू हुआ मेरा, उसमें मैं भूल गया कि लाइक ये वाली चीज की जिस भाषा में पूछेंगे मैं उसी में दूंगा, बिकॉज आई वॉज ट्रेन्ड इन इंग्लिश in my during graduation and master, so I started by giving my answers in English only. So like these things you should, I think you should keep mind in like जिस भाषा में वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उसी में उसका आंसर दीजिए। दिस इज like Mm-hmm. I would advise. Then what about Hindi medium student if the students know Hindi only? Like, It's okay. HPSC doesn't like uh, go in language of the interview. You can give आपकी in Hindi and English. आपकी आप ऐसी हिंदी में भी दे सकते। किसी स्टूडेंट से मुलाकात हुई थी जो हिंदी मीडियम से था ड्यूरिंग इंटरव्यू? सच मैंने मीडियम ऑफ तो नहीं पूछा इंटरव्यू का, बट दे आर मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने हिंदी में इंटरव्यू दिया था। हम्म। Okay, so we already have asked a lot of questions to you. मेरा ये लास्ट क्वेश्चन होगा कि फाइनल एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे बच्चों को जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, या फिर उन बच्चों को जो जिनकी एजुकेशन फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और नॉन यूनिवर्सिटीज से नहीं है, जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनकी एजुकेशन ही हिंदी मीडियम में हुई है। तो आप ऐसे बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, और एडवाइस इन जनरल आप क्या देना चाहेंगे टू ऑल द एस्पिरेंट्स? सो सबसे पहले एडवाइस मैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए देना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक जो एक होता है ना कि होड़ कि उस स्टूडेंट के 95 आ रहे हैं, उसके 91 आ रहे हैं, उसके 92 आ रहे हैं, डोंट गो इन दैट थिंग। आई गिव माई पर्सनल एक्सपीरियंस। इन 10th आई स्कोर्ड 74 और 75 इन सोशल साइंसेज, एंड मेरे मैथ मेरे 92 आई थिंक, आई रिमेम्बर। वाह, तो मैं, इम्प्रेसिव। बट मैंने फिर भी मेरा सोशल साइंसेज में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने सोशल साइंस लिया। बजाय इसके कि मेरे सबसे कम मार्क्स सोशल साइंसेज में ही थे, वो इसलिए थे कि मेरे स्कूल में हिंदी मीडियम में था, और मैंने अपने इनिशिएटिव पे अकेले ने लाइक एक डेयरिंग करके इंग्लिश मीडियम में ले लिया था उसको, खुद की सेल्फ स्टडी से। जितना मैं कर पाया सेल्फ स्टडी में उतना मैंने किया। तो मेरा सोशल साइंसेज में interest है, इसलिए मैंने ले लिया। एक और जो चीज कॉमन है, स्टूडेंट वर्ड मिस्टेक, स्टूडेंट भी नहीं, वो एक करवाई भी जाती है और स्टूडेंट करते भी हैं। डोंट फेल इन द ट्रैप ऑफ दीज हेल्प बुक। एमबीडी पढ़ेंगे हम, उसमें से क्वेश्चन की 100% प्लेगरिज्म करेंगे। जैसे उसमें दिया है कि एक वर्ड के थ्रू अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसको रट्टाफिकेशन करेंगे और लिखा एग्जाम में लिखाएंगे। वो आपको 100 में से 95 98 100 मार्क्स भी दिलवा देगा। बट उस चीज का आप एक महीने बाद आपसे उसको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप नहीं बता पाएंगे, एंड वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। तो उस चीज को छोड़िए, आप एनसीईआरटी पढ़िए। चाहे आप एक क्वेश्चन लिख पा रहे हैं, अपनी भाषा में आंसर लिखने का प्रयास कीजिए, अपनी लैंग्वेज में, अपने अकॉर्डिंग, ना कि एमबीडी की गाइड में से आप रट्टाफिकेशन कर रहे हैं। यदि आपने वो रट्टाफिकेशन किया है, तो आप कभी भी एकेडमिक्स में मुझे नहीं लगता उस हैबिट से आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। एक तो वो चीज है। और दूसरा है कि चीज कि जैसे हमारे रूरल एरियाज में सोशल साइंसेज, साइंस ही इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, सोशल साइंस हिंदी मीडियम में मिलेगा। दैट इज एक ट्रेनिंग है कि सोशल साइंसेज को इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता, दैट इज ऑल राइट। बट स्टीरियोटाइप है ये। डोंट बी मोटिवेटेड डिमोटिवेटेड बाय दैट। बी, एक तो सबसे बड़ी चीज है, जैसे मैं था स्कूल डेज में, आई यूज टू फॉलो लॉट ऑफ लाइक सर्टेन थिंग्स। तो स्कूल में मुझे भी टीचर भी डिमोटिवेट करते थे कि डोंट तू अपने तरीके से मत लिखो, जैसे बुक में दिया गया, गाइड में दिया गया उसको रट्टाफिकेशन करो। उसके कारण काफी लाइक डिमोटिवेट भी किया जाता था, टीचर्स के द्वारा भी और फेलो मेट्स के द्वारा भी। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। एंड यदि मुझसे पूछा जाए कि
वुड यू लाइक कि आप स्कूल में दोबारा, यदि आप आज स्कूलिंग में हो या 10th या +1 क्लास में हो, तो आप क्या स्कूल में जाना चाहेंगे? तो मेरा आंसर होगा स्ट्रिक्टली नो, कि मैं तो नहीं जाना चाहूंगा भाई उस, क्योंकि वो एक चीज थी, वो मुझे लगता है गलत ट्रेनिंग थी, जिसका लाइक उस समय भी मैं ट्राई करता था कि विरोध करूं, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था बिकॉज बहुत यंग स्टूडेंट था। बट आज यदि मुझसे पूछा जाए, आई विल नॉट गो टू तो स्कूल, rather I would do self study at library and prepare myself well. लाइक मेरा तो यही एडवाइस हो गया, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, सेल्फ स्टडी कीजिए और अपनी भाषा में आंसर करने का ट्राई कीजिए, रेदर देन रट्टाफिकेशन। और आजकल यूट्यूब पे बहुत आपको सोशल साइंस में बहुत कंटेंट मिल जाएगा, गुड क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा, जैसे स्वयं प्रभा है, एक सीईसी यूट्यूब चैनल है, लाइक गवर्नमेंट का है, तो वहां पे फूड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो रेदर फॉलो दोज थिंग्स देन दोज, लाइक हमारे यहाँ तो हरियाणा में मैंने काफी बार देखा है, ग्रेजुएशन और मास्टर्स भी बच्चे एमबीडी की गाइड पढ़ के निकाल लेते हैं। तो don't do that. Read basic books and follow those lectures. That advice I would give. Okay, so thank you, Ankur. It was pleasure, talking to you, and I guess we have learned a lot. Thank you for sharing your experience, and it was a very valuable session. I hope student will learn a lot, and thank you for joining this session and One video. more thing, like Anchal was my classmate during my graduation and my masters and my fellow mate. So thank you Anchal, you too. आपने like मेरा इंटरव्यू लिए आपने टाइम निकाला बच्चों की हेल्प के लिए। थैंक यू, यू टू। No, no, no. I'm myself an aspirant, so I've also learned a lot. ओके ओके। Oh, ओके।